बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के ज़रिए रिलीफ मिल रहा है। आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का दौर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से एक तफ्तीशी टीम ने 9 मई के वाक़यात की फिर से तफ्तीश की, उनसे काफ़ी पूछगिछ की और इतलात ये हैं कि जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ एक नया क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। तो क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का दौर ख़त्म हो रहा है या ये मुश्किलात जारी रहेंगी? और अब एक नया बयान भी सामने आया है और सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक मुतालबा कर दिया है। सुने वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कुल्हाड़ा मारा है मैंने अपने ऊपर, और मेरा अपना ख्याल है कि यूजुअली इस टाइप की चीज़ों के बाद पार्टी बैन की तरफ जाती है। और अगर आप देखें NPM लंदन को, तो उनको बैन किस बात पे किया था, इसी तरह की चीज़ें थी। और अगर आप तहरीक लब्बैक को भी देखें तो मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं, फौज के साथ भी, इंडिया के साथ भी हैं। उनको 4th शेड्यूल में डाला हुआ है क्योंकि वो च्विंगम और जीन्स नहीं पहनते। तो वाडा साहब ये कह रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की कुछ दिन पहले शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जो एक ट्वीट थी, तो उसकी बुनियाद पर उन पर पाबंदी भी लग सकती है। और इसके लिए हवाला दे रहे हैं वो MQM लंदन का कि उन्होंने भी कोई ऐसा ही काम किया था। तो इस पर हम डिबेट कर लेते हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा काम कर दिया कि उस पर पाबंदी भी लग सकती है। तो इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंतज़ार पंचोता साहब जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, उनके तर्जुमान हैं और मारूफ वकील भी हैं। तो आप इसे शुरू करते हैं पंचोता साहब। वाडा साहब का ख्याल है कि जो आपने एक पोजीशन ली है 71 के वाक़यात पे और उसको ओन कर लिया है इमरान खान साहब ने, तो इसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, तो खान साहब ने ये कहा है कि आप हमूदुर रहमान कमीशन को पब्लिक करें, पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। खान साहब ने आज भी यही बात की कि जो ट्रेजिडी हुई थी 71 में, उससे हमें लेसन सीखने हैं, उससे हमें ये सीखना है कि हमारे लिए हमसे गलतियां कहाँ कहाँ पर सरजद हुई, जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको ठीक करना है। इसको किसी इदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको मालूम है कि इसी जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, इसके अंदर फ़ौज के अच्छे किरदार की भी बात की गई है। तो जहाँ पे अच्छा किरदार था, जहाँ पे बुरा किरदार था, लेकिन ये सारी स्टोरी जो है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और 71 का जो डिबैकल है, ये एक पॉइंट पे आकर रुकता है कि फ़र्द वाहिद ने ऐसे फ़ैसले किए थे उस वक्त, अगर वो चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद और अना की वजह से वो पोजीशन रखी जिससे मुल्क टूट गया। लेकिन वो जो FIA ने इंक्वायरी शुरू की है, आपने FIA की इंक्वायरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों कर दिया? देखिए, इसलिए चैलेंज किया कि कोई जुर्म जो है वो सरजद नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि हमने कोई गलत बात नहीं की। हमने तारीख का एक वाक़या उसको बयान किया है, उसको बताया है। क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तहरीक इंसाफ ने बनाई है? क्या इमरान खान ने उसको तरतीब दिया है? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमूदुर रहमान साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान थे। तो जब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस की तरफ से एक रिपोर्ट आई, उसको बयान करना, उसको पब्लिक करना, उसकी डिमांड करना, ये कहाँ का जुर्म है? तो जब जुर्म नहीं है तो फिर जाहिर है हम ऐसी प्रोसीडिंग्स को और ऐसे तमाम केसेस को चैलेंज भी करेंगे। और जी वाडा साहब, आपने भी करेंगे, सुन ली उनकी बात। शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, मेरा तो बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि आपने 9 मई को किया, करवाया, और उसके बाद आप उससे बरी ज़िम्मा हो गए। आपने उन बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जिन्होंने ये काम किया था कि जी हमने नहीं किया, इश्तियाल दिलाने के बाद, प्लानिंग के बाद, जो भी था। अब आपने 71 की वॉर का काम कर दिया। उससे पहले आपने SIFC के ऊपर तस्वीरें लगा दी है सिपा सलार की। तो ये कनेक्टिविटी, आप डॉट्स कनेक्ट करें, इस डॉट को 9 मई को कनेक्ट करें SIFC से, SIFC को कनेक्ट करें 71 की वॉर से। तो मेरा सवाल ये है कि फिर MQM लंदन ने क्या कसूर किया था, उसको किस खाते में बैन किया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि तहरीक लब्बैक, क्योंकि मेरा उनके साथ जब मैं फेडरल मिनिस्टर था उनसे बहुत लंबे सेशंस हुए थे, तो मुझे बताएं कि क्योंकि वो च्विंगम नहीं चबाते और जीन्स नहीं पहनते, तो वो तो मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं, वो फ़ौज के साथ भी मुखलिस हैं, और वो अदालती निज़ाम के साथ भी मुखलिस हैं। उनको 4th शेड्यूल में आपने डाला हुआ है, किस खाते में डाला हुआ है? जस्ट बिकॉज के वो टोपी पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, इस वजह से? तो ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है? दूसरा ये कि आपने 71 की ट्वीट करके उसको डिलीट नहीं किया। पहले आपने डिस्टेंट हो गए आप लोग,
जो हमेशा की तरह है, जब होता है गला पकड़ते हैं फिर पैर पकड़ लेते हैं। फिर आप नून लीग को दबादब बुरा बुला कहते थे, और मैं अभी भी खिलाफ करता हूँ नून लीग की पॉलिटिक्स। बट एट द सेम टाइम आप गलत को तो गलत कह रहे हैं, चाहे मैं करूँ आप करें, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, प्लस ये डॉट्स एक जगह हो रहे हैं, रॉ के इंडियंस ट्रोलिंग कर रहे हैं इस बयानी की, पीटीआई की बयानी की, जिसकी शवाहिद अब मौजूद हैं। और तीसरी तरफ आप जो निज़ाम अदल देख रहे हैं उसमें ढकाढक रिलीफ मिल रहा है। इन सबको एक जगह एक कैनवस में कनेक्ट कर देना, एक कैनवस में रखें तो आपको सारी फिल्म नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब इस पे जो आप बात कर रहे हैं कि ये एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, तो तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो बात है जो तहरीक इंसाफ आजकल कर रही है, ये बात किसी ज़माने में आपकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब भी करते थे, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा की। तो और 2022 में 2 साल पहले लंदन में एक सेमिनार था, स्वेस यूनिवर्सिटी लंदन में, वहाँ पे काजी फायज ईसा साहब जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने क्या कहा? We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general. power-hungry generals. तो नवाज शरीफ साहब और काजी फायज ईसा साहब ने भी वही बात की जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आपने क्लिप सुनाया है, वो वही बात है जो पंचोता साहब ने अपनी गुफ्तगू के इब्तदाइये में की है। वो ये है कि क्या हमने माजी से गलतियां जो हमने की उनसे सबक सीखा। वही नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वही इन्होंने कहा। इस हद तक बिल्कुल बात ठीक है। सिर्फ 1971 का वाक़या नहीं, हमेशा जो जिंदा जावेद कौमें होती हैं वो अपनी माजी की हर गलती को सामने रख के आइंदा उसको ना दोहराने का आज़म करती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। बात जो है ना, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वो इससे एक कदम आगे जाके कर रही है, यहाँ तक नहीं रुक रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो हमूदुर रहमान कमीशन जो है इसकी अपनी वो कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं उसे अपने अंदाज से, और फिर उन किरदारों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं और उनके ताने बाने आज के हालात हाजरा के मौजूदा अफसरान उनकी तस्वीरें लगा के ट्विटर पे और उन्हें भी लेबल और टैग कर रहे हैं कि ये भी उसी अंदाज का मामला है जो उस वक्त था, और इन अफसरान के बारे में भी जो मौजूदा हैं उनके बारे में भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये फ़र्क है। जिसको कभी तो ये जो उनके अपना चेयरमैन है गौर खान साहब, कभी तो वो लाताल्लुक़ हो जाते हैं कि नहीं जी ऐसी बात कोई नहीं है, फिर कहते हैं जी कि हमारे ये जो हैंडलर्स हैं ये अमेरिका बैठे हुए हैं, फिर वो प्लान उन्होंने वो प्ली ली, फिर इमरान खान साहब ने दोबारा इसको ऑन कर लिया। तो बुनियादी तौर पे जो बात की ना सेनेटर साहब ने कि आप अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये मुसलसल आपको एक बयानिया नज़र आता है जो रियासत के ख़िलाफ़ है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको जितना लड़ना है गवर्नमेंट से लड़ें, हम बिल्कुल तैयार हैं, हर मैदान में हम लड़ेंगे, मुल्क भी इंशाल्लाह ताला सीधा करेंगे और आपका भी मुकाबला करेंगे सियासी मैदान में। लेकिन आप गवर्नमेंट से लड़ते लड़ते रियासत में हमलावर हो जाते हैं, रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो किसी भी रियासत के लिए आप देखें कि जिस अंदाज से एक सियासी जमात अपनी रियासती इदारों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह नौजवानों को वर्गला रही है, फिज़िकली जो हमले कर रही है, दुनिया का कोई मुल्क आप मुझे बताएं इसकी इजाज़त देता है? एक दफ़ा हमला हुआ जो उसने कराया अपना अमेरिका में, उनकी जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग, कितने साल की सज़ा दी उन्होंने, 28 साल। तो ये जो हमारी रियासत के इदारों के ऊपर, इसकी तो बात मैं कर चुका। यहाँ आपके बिल्कुल बगल में पार्लियामेंट हाउस पे हमला नहीं हुआ, रेडियो पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, पीटीवी पे हमला नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला नहीं हुआ, वो भी गलत है। मैं तो कहता हूँ उन किरदारों को भी पकड़े। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमला के उस वक्त लीड कर रहे थे वो इनके सदर हैं आजकल, परवेज इलाही साहब, वो उनके सदर हैं आजकल, सबको पकड़े। मैं तो उसके अच्छा नहीं हूँ पंचोता साहब, लेकिन वो भी जो है ये बात दुरुस्त नहीं है कि 71 के वाक़यात जो हैं उनका जिक्र करना कोई बुरी बात नहीं है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त के किरदारों को आज के किरदारों के साथ तशबीह देना ये गलत है। देखिए जी, अगर आप आज हम क्यों ज़रूरत पड़ी है, आज फिर वही उसी दोहराए पे आके खड़े हो गए। इन्होंने कहा 9 मई, मैं पहले ज़रा इनकी 2-3 बातों का जवाब दे दूं, फिर इसका भी जवाब ज़रूर दूंगा। 9 मई की बात की, 9 मई का हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पूछा जाए कि किसने खान साहब को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अबडक्ट करने का हुक्म दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया था।
फिर कौन था जिसने सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई, फिर आगे आते हैं SIFC। SIFC का क्या काम था? SIFC का सिर्फ एक काम था कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए, जबकि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कहती है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है और पाकिस्तान में पिछले 50 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। हम इस पे बतौर पाकिस्तानी हक रखते हैं कि हम अगर हमारी ज़िंदगियों को ये इफ़ेक्ट कर रही है तो हम इसके ऊपर तनकीद करें, इस पर बात करें। और बात करना जो है वो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कानून के अंदर, आइन के अंदर किसी जगह पे कोई पाबंदी नहीं लगी। फिर आ जाएं जी 71 के ऊपर। मैं पहले आपको वाजे कर चुका हूँ कि वो कंपैरिजन में मैं एंड पे दूंगा। इन्होंने कहा इंडिया ट्रोल कर रहा है। इंडिया इस बात पे ट्रोल नहीं कर रहा कि इद्दत जैसे केस के अंदर खान साहब आज बंद है। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है आपका कि क्या एक अपनी वाइफ से शादी करना जुर्म है, उस जुर्म के अंदर बंद है, आपको उस पर शर्म नहीं आ रही, उस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से लड़ें। इन्होंने फरमाया कि गवर्नमेंट से लड़ें। गवर्नमेंट से कौन सी गवर्नमेंट से लड़ें? क्या उस गवर्नमेंट से लड़ें जिसका वज़ीर आज़म ये कहता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 15 रुपये कम हो रही हैं जबकि होती 4 रुपये कम है? जिस गवर्नमेंट को जो निगरान वज़ीर आज़म धमकी देता है कि अगर फॉर्म 47 खुल जाएंगे तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, उस गवर्नमेंट से करें। आपको मालूम है कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने इंटरेस्ट के लिए जो कानून इस वक्त मौजूद हैं उनको तब्दील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये केसेस का सामना नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपनी सीट की बात भी मैं कर रहा हूँ कि अपनी सीट ये हारे हुए हैं और फिर ये अब उसको कवर करने के लिए एक ऐसे जजेस लाना चाहते हैं, ऐसा ट्रिब्यूनल बनाना चाहते हैं जो इनको लेकिन पंचोता साहब, अगर आपकी पार्टी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद कर सकती है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज पे अदम एतमाद क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हमने अदम एतमाद किया, उसके ऊपर एक ऑर्डर आया, वो मैं ही था उस दिन अपीयर हुआ था जो चीफ जस्टिस के सामने। उसके बाद उन्होंने एक लॉयर्स को बुलाया, पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया, पंजाब बार काउंसिल को बुलाया, लेकिन हमने किसी दिन ये नहीं कहा हमारे खिलाफ इतने फैसले आए हैं 9 मई से आप शुरू करें कि साइफर केस का फैसला आमिर फारूक साहब ने लिखा है। देखिए वो अच्छी बात है, वो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ऐसे फैसले आए हैं कि नज़र आता था कि जैसे ये जानबूझकर या किसी दबाव के तहत, और फिर वो दबाव आपके सामने आया। जैसे जो टेरियान केस था उसके अंदर जिस तरह से मोअज़्ज़ज़ जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा उसके अंदर उन्होंने इमरान खान के केस का जिक्र किया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम कह रहे थे कि वो गलत था, हमारे स्टांस को उन्होंने खुद प्रूव किया। 71 के ऊपर हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपने 71 से सबक सीखना है तो फिर वो गलतियां ना दोहराएं। तो फिर आपने हमारे साथ वो क्यों कर रहे हैं, हमारी सीटों को उस तरह से कम क्यों किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं आज की फौजी क़यादत पे आप कोई उंगली नहीं उठा रहे? जी, हम ये कहते हैं कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से हमें टारगेट कर रही है, हमें दीवार से लगा रही है, और इस सब के पीछे जो हमारे साथ हो रहा है, गवर्नमेंट का तो हाल ये है कि ये खुद उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पेट्रोल की जो प्राइस है जो अनाउंस करते हैं वही नहीं इनको पता होता कि वो कितनी एग्जैक्ट कम हो रही है। ठीक है ना जी? तो हमारे साथ जो किया जा रहा है, हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं याह्या खान के साथ तो फिर फर्द वाहिद के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा, फर्द वाहिद के साथ कर रहे हैं, तो फिर वाडा साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं, वाडा साहब पाबंदी कैसे लगेगी फिर इन पे? देखिए मीर साहब, वैसे तो इस मुल्क के अंदर 6 को 9, 9 को 6 होता देखा है हमने 75 सालों से। मैंने तो कहा कि जो सीरीज़ चलती आई है, जो फिल्म हम देख रहे हैं, उस फिल्म के तहत तो हुआ है। तो मुझे तो लगता है मतलब फजल चौधरी साहब बता सकेंगे, तारिक फजल चौधरी साहब, क्योंकि अक्सर ये गवर्नमेंट मेरे बताने के 15-20 दिन 25 दिन बाद बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ एक होने वाला है। तो मैंने आपने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना रिस्पांस जमा कराया, मैंने पढ़ा है, मेरे पास पढ़ा हुआ है। इसमें आपने शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा है कि अगर ये जजों को काली भेड़ें कह सकते हैं तो मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस क्यों दिया है? देखिए मीर साहब, आपको याद होगा जब आप पे फायरिंग हुई थी तो जिसने फायरिंग की थी उसने तो आपका काम उतार दिया था। अल्लाह की रजा नहीं थी उसके अंदर, तो आप निकल है बाहर। इस तरह मैं तो कंटेम्प्ट के करीब से भी नहीं हूँ, वो राजी मुझसे रहे तो दिलों में डाल भी देगा, लेकिन जब मैंने कंटेम्प्ट किया, जर्मनी के अंदर अंडे शॉर्ट हो गए, मुझे बुलाएंगे भाई जिन्होंने कंटेम्प्ट किया है। मौलवी साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने बाहर आके मैं घसीटूंगा सुप्रीम कोर्ट डंडे लाठियों के साथ। शहबाज शरीफ साहब ने काली भेड़ें कहा है, रऊफ हसन साहब ने कहा टाउट, और बाकी दीगर इनके जो पीटीआई के बंदे, क्योंकि उनकी ट्रोलिंग होती है तो उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि ट्रोलिंग ना हो। आप कह रहे हैं कि आपने कोई तौहीन अदालत? सर मेरा मीर साहब, मैंने एक सवाल किया, मैं तो चाहता था वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए बाबर सत्तार साहब की और अर्थर मिल्ला साहब की। अच्छा, मैंने जब सवाल किया, जब जवाब आया उसमें तजाद आ गया, तासुर आ गया, गलत बयानी हुई इसके अंदर। अब अगर ये सवाल करना मेरा कंटेम्प्ट है
तो इस सवाल तो मैं, अगर गुनाह कबीरा ही है तो मैं तो गुनाह कबीरा फिर करता रहूंगा। ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दो है कि मेरा कंटेम्प्ट के करीब से भी नहीं गुजरा हूं मैं। आप घसीट के ले आए 50 बंदूकें मेरे सर पर रखे, इधर आ जाओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। भाई कंटेम्प्ट तो पाकिस्तान का हो रहा है। नहीं, लेकिन मुस्तफा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, तो आप भी मांग लें। देखिए मीर साहब, मुस्तफा कमाल साहब का सवाल तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान की जो ज़बान है ना, उस पर इंसान को खड़ा रहना चाहिए, और अगर गलत हो तो थड़े पे बैठने वाले से ही माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना एक स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं थड़े पे भी माफ़ी मांग लूँगा, कैमरे के सामने मांग लूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांगूंगा। आपकी नीयत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नहीं है? सर मैं तो कंटेम्प्ट कोर्ट, नीयत तो बहुत दूर की बात है, मैं तो करीब से भी नहीं गुजरा चलो हूं। ठीक है, मैं भी फिर करीब से नहीं जाता। आपने कुछ कहना था? मैं अर्ज़ कर रहा था जी कि पंचोता साहब बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन बात बहुत छोटी की है इन्होंने, और छोटेपन की बात इसलिए मैंने की है कि आप अगर किसी भी शख्स के बारे में कोई बात करते हैं तो बगैर सबूत के आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट द जज। हमारे केस, मेरा ज़ाती केस भी अदालत में है, लेट द कोर्ट डिसाइड क्या होता है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि हमने एतराज़ क्यों किया, एतराज़ इसलिए हमने किया कि इस वक्त मीर साहब तकरीबन 400 पटिशन्स 2024 के इलेक्शन की पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के पास हैं, और ट्राइब्यूनल जो है वो एक ट्रायल कोर्ट होता है। और हमें एतराज़ ये था कि हमारे जो केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट के तौर पे नहीं, बल्कि जिस तरह रिट पटिशन होती है उस तरह डील किए जा रहे हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस है। मेरे खिलाफ तो वैसे जो पटिशन है वैसे भी वो टाइम बार है, वो तो पहले दिन में उठ जानी चाहिए और उड़ जाएगी। लेकिन ये टेक्निकल बातें हैं, आपके प्रोग्राम में तो किसी को दिलचस्पी इस पर नहीं होती, लिहाजा पर्सनल कमेंट जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो बगैर किसी सबूत के आपको नहीं। जी, दूसरी बात ये है आंसर करूंगा जी, आपने अगर मेरा और अपना कोई प्रोग्राम रखना है तो हम अलग अलग रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर, बिल्कुल आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोगों को जो है इसमें मेरा ख्याल वक्त ज़ाया ना करें। दूसरी बात ये है जी कि जब ये कहते हैं जनाब कि गवर्नमेंट और पेट्रोल की कीमतें, कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट की ग्रिप जो है वो इस बात से नहीं होती। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करते हैं, आगे बाकायदा एक कमेटी है जो तय करती है कि पेट्रोल की कीमत कितनी कम होगी या नहीं होगी। मैंने आपसे बात ये की है कि गवर्नमेंट की हद तक तो आप जो भी बयानबाजी करें, वो लड़ें, वो मानने वाली बात है, लेकिन आपकी पार्टी का जो एक ज़हनी यानी फितना और इंतशार की सियासत है, उसकी जद में रियासत आ जाती है, रियासती इदारे आ जाते हैं, हमारे दिफाई इदारे आ जाते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे आ जाते हैं, वो ज़्यादती है और वो कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, लेकिन गलत बात है कि दफाई इदारों और इंटेलिजेंस के इदारों पे अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अदलिया पे भी अटैक नहीं करना चाहिए, ख्वाह पीटीआई करे या मुस्लिम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मैं दोबारा फिर सुनाऊं जी, जो ये फैसल वाडा साहब ने अपने डिफेंस में जो सुप्रीम कोर्ट में जो शहबाज शरीफ साहब का जो पेश किया है, इन्होंने वैसे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नहीं पेश किया, रऊफ हसन साहब का भी पेश किया। पहले शहबाज शरीफ साहब का सुन लें। मुमकिन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। तो ये जो लफ्ज़ है, ये मैं तो उसको रिपीट नहीं करता, ये सही है? देखिए मीर साहब, बात जिस तरह आपने की है कि कौमी सलामती के इदारे, अदलिया के इदारे, ये यकीनन काबिल एहतराम है। किस तनाजुर में की गई है, बाद में इस पार्टी की तरफ से वजाहत आई है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम लिया गया है और उन जजेस का नाम लिया वो गया तो है, फारूक हो गए, और इस्तीफा देके घर चले गए। अदलिया के वो जजेस जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस का फैसला आज जो है 50 साल गुजरने के बाद जो है उस फैसले को कहा जा रहा है कि गलत है, तो भुट्टो साहब को दोबारा जिंदा तो नहीं किया जा सकता। ये फैसले बदकिस्मती से हमारी तारीख में हुए हैं कि जो कि अदलिया के लिए भी आज उनको डिफेंड करना और उसका दिफा करना मुश्किल है। ये इस तनाजुर में बात है। चलें, इस तनाजुर में बात है, लेकिन जो रऊफ हसन साहब ने बात की ज़रा वो भी सुन लें। ये जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन लोगों ने लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसका नाम है आमिर फारूक, लेटर में जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। सर, टाउट का लफ्ज़ बहुत सख्त है सर, इसके ऊपर यकीनी तौर पर रऊफ साहब जो हैं वो जवाब देंगे। मैं जवाब इनके देने आया हूँ। अच्छा, आप रऊफ साहब के लफ्ज़ से इत्तेफाक नहीं करते? मैं समझता हूँ ये सख्त
लफ्ज़ है। जी बिल्कुल, अच्छी बात। मैं ये बात करता हूँ, इन्होंने अभी फरमाया कि हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बड़ा कोई अनोखा या इनके लिए कोई शायद ऊपर से आ गया और रेट पिटिशन की तरह उसको चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट जो ट्रिब्यूनल जो है उसके पास अख्तियारात हैं कि जब एविडेंस वो चाहेगा वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, और जब वो चाहेगा तो एफिडेविट्स मांगेगा। इनसे सिर्फ एफिडेविट मांगा गया और फॉर्म 45 मांगेंगे। फॉर्म 45 आपको पता है जी, उसी रात को आ जाते हैं, अगर जीते हुए हो ना तो उसी रात को आ जाते हैं। इनके पास आज तक नहीं आ रहे। बिल्कुल है इनको जो हमारे पास। मुखालिफिन जो है तो वो कह रहे हैं क्यों नहीं लेके गए? भाई, अदालत ने ये सिर्फ ये कहा है अच्छा, चलें जी, अब ये सिर्फ ये बात कहा की है है कि एफिडेविट लेके मुझे आप ये बता दें, और सिर्फ एक एफिडेविट सवाल के है। साथ चलो, फॉर्म 45 लेके आए, आप बड़े तो लेके सीनियर क्यों नहीं वकील जाते? हैं, आप बड़े सीनियर वकील हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर एक पटिशन टाइम बार है, पहले इस पॉइंट का फैसला होना चाहिए, ये पहले हमारे एफिडेविट क्या, हमारे 380 पोलिंग एजेंट्स के डोमी पड़े हुए एफिडेविट मेरे पास, मैंने देने हैं, ये मुझे बता दें। इसका फैसला पहले होना है कि या हमारी जो है वो पूरी पटिशन सुनी जानी है, ये आप मुझे ऑनेस्टली एक टेक्निकल। अब अदालत को आप अपनी मर्जी से ना चलाएं। अदालत चाहती है कि कौन से मुद्दे के ऊपर उन्होंने, अच्छा, ये मेरा ख्याल है अदालत का फैसला अदालत करेगी। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मैं एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। फैसल वाडा साहब, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, मैंने उससे क्लू लिया और शहबाज शरीफ साहब की मैंने क्लिप चला दिया और रऊफ हसन साहब की भी चला दिया। तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और मुस्लिम लीग नून का भी आ गया और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। आप तो खैर कह रहे हैं कि मैंने तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, लेकिन ये देखें जिस तरह के तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे अटैक नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह अदलिया पर भी अटैक नहीं करना चाहिए। देखिए मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काली भेड़ें आपके इदारे में भी हैं, किसी और इदारे में भी हैं, किसी और इदारे में भी हैं, और काली भेड़ कोई बुरी चीज़ नहीं होती। चले सदके के लिए होती है, वैसे कभी कभार सदके के लिए। तो अगर कहीं की जहाँ दुनिया में इंसान है वहाँ काली भेड़ें भी हैं, या ब्लैक शीप कह लें, या आप वो कह लें मुतज़ाना पर्सनालिटीज़, या कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़, या क्रिमिनल पर्सनालिटीज़, या करप्ट पर्सनालिटीज़। काली भेड़ के नाक पे अगर काला भूंड डंग मार दे तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सर, वो तो भूंड डंग ऊपर मारता है या सांप नीचे मारता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सवाल सर इतना सा है कि देखें, अगर आप यहाँ अजमतें ख़वातीन औरतें हमारी माएँ बहनें बेचती हैं इंसाफ के लिए, 140वें ये पहले नंबर पर थोड़ी है। तो किस वजह से? मैंने तो नहीं इसकी ग्राफिक बनाई, या मैंने तो उसको रेशोज नहीं बनाया कि 137 141 नंबर 1। नंबर 2 के देखें, ठीक है, मीडिया सनसनी फैला रहा है, मेरे केस को भी सेंसिटाइज कर रहा है, विच इज़ फाइन, मसाला बिकता है बाजार। नहीं करना चाहिए कर रहा है ना, लेकिन आपको ही पता है मीर साहब, ठीक है। अब उसमें जो काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं वो तो मिस रिपोर्टिंग में भी आती है, लेकिन मैं बॉदर नहीं करता। मीडिया जहाँ दोस्ती या जो पॉलिटिशियन को दिखाता भी है वहाँ कुछ मसाला भी भेज रहा है, विच इज़ फाइन। बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये दिमाग में हो कि देखें, आपको डरना चाहिए इंसान से। मैं जिस तरह पैदा हुआ, जिस तरह मेरा दिमाग है, आप अल्लाह से डरे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इंसान की मैं कदर कर सकता हूँ, इज़्ज़त कर सकता हूँ, इंसान से डर नहीं सकता मैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अगर आपकी ज़बान ही नहीं है, आपकी वर्ड ऑफ माउथ नहीं, आप कारोबार ज़बान पे करते हैं, आप रिश्ते ज़बान पे लेन देन करते हैं, आप दुनिया का हर काम ज़बान पे होता है। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है, ज़बान नहीं है आपकी, तो आप तो फिर इंसान ही नहीं है ना। एक दूसरा ये कि देखिए, मैंने अगर एक कोई चीज़ सवाल की है 19A के तहत, उसको आप मुझे कंटेम्प्ट में ले आ रहे हैं। कंटेम्प्ट वो है सर, जो नस्ला टावर गिरा, वो कंटेम्प्ट पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है। वो नस्ला टावर जिसने गिराया वो रिटायर हो गया सर, तो सजा दें। तो उसको किस तरह जिसने बम फाड़ा हो, जब वो गिरा रहे थे तो उस वक्त रोकना था ना उनको। सर, तो कहाँ रुका? मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, जिसने रिकॉर्ड एक में अरबों रुपए का नुकसान अदालती निजाम ने किया, उसको सजा दें, अरबों रुपए भरवाएं। आपने जो फांसी दी उसको सजा दें, उस डिक्टेटर को सजा दें, सिंबॉलिक सजा दें, ठीक है। मैंने जो काम किया है, मैं तो अपनी बात से नहीं हट रहा, मैंने जनरलाइज बात की है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मीर साहब, और मुझे लंदन से कोई एंकर मेरा डेफर्मेशन का केस कर दे, तो मैं कहूँगा ना भाई, मैंने तो इनसे बात की थी। अब आप अगर सोच रहे हैं अपनी तरफ, एक परसेप्शन मुझे लगता है कि या किसी को ये लग रहा है कि मेरे पास शवाहिद है, क्योंकि मैंने जितनी बातें की हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो बैक्ड बाय एविडेंस है। उस एविडेंस को मेरी धज्जियां उड़ा दी। लगा दिया ना आपने अपनी पिटीशन में। नहीं सर, ये तो कुछ भी एविडेंस नहीं है जो मैंने सेनेट में की। देखिए सर, मुझे प्रॉक्सी कहा गया, उस पर नोटिस क्यों नहीं हुआ? मेरी नस्ल के ऊपर इंटेग्रिटी तबाह कर दी, कंटेम्प्ट है मेरी जिंदगी के साथ, मेरी माँ बाप के साथ, बाप दादों की इज्जत के साथ, उस पर तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, ठीक है जी, आप बराबरी करें ना, ये नहीं हो सकता। अब ये तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे कि मेरा टाइम बार हो चुका है, लेकिन
टाइम बार मेरी टाइम पे 6, इनके टाइम पे 9 हो जाएगा, इनके टाइम पे 9 हो जाएगा, मेरे टाइम पे 6 हो जाएगा। ये 9 और 6 का हर्फ खेलना बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं अदालती निज़ाम बगैर किसी ब्लेम के अपना काम करें। मैं जा क्यों रहा हूँ? मैं जा इसलिए रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वकार है, उसके चीफ जस्टिस और उनके जजेस का एहतराम है, ठीक है, उसके लिए जा रहा हूँ। और मैं बीइंग ए सेनेटर, मेरा काम है कि आवाम को बताऊँ, लेकिन मेरा ये तो राइट है ना मीर साहब कि मैं ऑनरेबल उसको लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा। ये तो मेरा राइट कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मैं तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी पकड़ा। पंचोता साहब, आप बीइंग अ लॉयर, आपका क्या ख्याल है? साहब एक सेकंड सर माजरत चाहता हूँ। पंचोता साहब ने इद्दत की बात की, सर हमने तो इद्दत को कंडेम किया, ठीक है, मैंने इद्दत को हमेशा कंडेम किया और बड़े सख्त अल्फाज में, ठीक है, बहुत सख्त अल्फाज में, घटिया फैसला था। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि आपकी ट्रोलिंग हो, आप जज को टाउट बुला लें, आप जज की पगड़ी उछाल दें, घर पे चले जाएं आपके ट्रोल्स, आपकी बात आपके ट्रोल्स, और जब फैसला आपके फेवर में आ जाए तो आप कहें जजों की वाह है, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपकी बात ना कोई सुने तो कहें आप चीफ ऑफ आर्मी साहब किसने लगना है, ये हमारा काम था। आप आग लगाने रोड पे निकल आते हैं, आप टैंक और तंसीबात उड़ा देते हैं। आप टाइम लेता, आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपकी तरफ पे सेंसिबल बात कर, ठीक है। आप मुझे बताएं सर कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप इसको कहें एमक्यूएम लंदन की, सर हम खड़े हुए थे, मैंने 90 में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा मेरे साथ, ठीक है, मैं गया था लंदन शवायद लेके, ठीक है, हम तो हमेशा अगेंस्ट द विंड खड़े हुए। लेकिन ये कोई आपके केस में कोई खास रियायत है? देखिए इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, उसको हम चैलेंज नहीं करते। अच्छा, मान गए? नहीं, मैंने तो कभी नहीं डिनाई किया। देखिए आप या तो समझ लीजिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है जी। मैंने तो जब इमरान खान साहब चांद पे बैठे थे ना और पार्टी आपकी सितारों पे थी, मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो बाद में हाथ जोड़ के आए कि 9 में हम हट गए और जमा कर। मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा और मैंने इमरान खान साहब को जो कहा था, इस दोहराए से आने से पहले मैंने रोका था जो वो लाए। अच्छा, आपने जो सियासत के लिए, अच्छा दोहराए की बात करूंगा, वो पूछा जो अपनी सियासत के लिए सर आप मुल्क तोड़ने की साजिश नहीं कर सकते, ना आपको करने देंगे जी। अच्छा, ये जो इन्होंने आखिरी बात की है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये इन्होंने बहुत गलत बात की है। हम बिल्कुल इस तरह की बात, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ लेसन्स फ्रॉम ट्रेजेडी की बात करते हैं कि आप सीखें। जो भी मुहब्बे वतन होगा, आप अपने घर में, ख़ानदान में, फैमिली में इधर उधर देखते हैं, आप मशवरा देते हैं लोगों को कि आप अपनी गलतियों से सीखें। 71 की बात क्यों की जा रही है? 71 की बात आज इसलिए की जा रही है कि तब मुल्क टूटा था, आज हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए कि 1 रुपए, लेकिन हुकूमत कह रही है इन्फ्लेशन कम हो गई है। कहाँ से कम हुई है? कम पहली दफा महंगाई कम हुई है। वो IMF कह रहा है हमने 328 पे डॉलर ले जाना है और महंगाई जो है वो बढ़ेगी और पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये जो कहना कि ये मुल्क तोड़ रहे हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं मुल्क तोड़ रहे हैं। हम सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं कि फिर से वही सवाल पूछेंगे कि क्या 71 की जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो इमरान खान ने बनाई है या तहरीक इंसाफ ने बनाई है या उनकी मंशा के ऊपर, या वो जो जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ से थे? जब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम तो 1996 में एक पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। हम ये कहते हैं कि वो उन कंक्लूजन से आप सीखें। हम हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेस्परेट इकोनॉमी है। आप देखिए हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है। एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं और हमारे जो वजीर मोहतरम है मोहसिन नकवी साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर बन के जो है वो कभी एक मुल्क जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क जाते हैं। एक एक डॉलर जो है वो आप उसके लिए हमारी इकोनॉमी तरस रही है। और वो किस तरह जाते हैं? मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आप छोटा सा रिस्पॉन्स मेरी केस में आप छोटा करते हैं, उनकी केस में आप ब्रेक ले कर रहे हैं सर, उनको बहुत टाइम दे रहे हैं। आप भी ट्रोल से डर रहे हैं। और मैं ट्रोल से नहीं डर रहा भाई, वो एक है आप दो हैं। नहीं मैं तो नहीं, मैं हम अलग अलग हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। हम पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, अपनी जो सियासत है, अदालत की कार्रवाइयाँ, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है। वो नरेंद्र मोदी साहब जो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, तो वो आर पार हो गए हैं और उनको 400 तो मुश्किल से 300 सीटें भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो राहुल गांधी साहब जो हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया।
अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, सवाल मेरा यह है कि ये इससे कोई सबक हम हासिल कर सकते हैं कि बकौल राहुल गांधी के पूरी स्टेट मशीनरी इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो मोदी के पीछे खड़ी थी, इसके बावजूद मोदी साहब जो हैं वो मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर सके। इससे हम कोई सबक सीख सकते हैं? मीर साहब, इंटेलिजेंस के इदारे और कौमी सलामती के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं, उनका किसी के आगे खड़ा होना, किसी के पीछे खड़ा होने का सवाल नहीं होता। वो मुल्क के लिए खड़े होते हैं, वो हर दौर में स्टेट के लिए खड़े होते हैं, और जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ वो मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। और यही तरीक़ाकार जो है वो एक तरक्की करते हुए मुल्क के लिए ज़रूरी है। अब जब मैं अगर तहरीक इंसाफ की बात करूँ और मौजूदा वो जैसे कहते हैं ना, वो एक बीटिंग बिहाइंड द बुश, आप आज रात के 10 प्रोग्राम देख लें जो आपके टॉप रेटेड चैनल्स के प्रोग्राम हैं, हर एक में ये व्यूज़ मुख्तलिफ होंगे। ये जिस टॉपिक पे आप पंचोता साहब से बात कर रहे हैं, कोई कहेगा जी हाँ वो भी गद्दार थे, मौजूदा जो हैं वो जर्नैल वो भी गद्दार हैं, कोई कहेगा वो भी मुल्क दुश्मन थे, ये भी मुल्क दुश्मन है। जैसे ये माइल्ड बात कर रहे हैं अदलिया के लिए, वो कह रहे हैं जनाब वो जो उन्होंने लफ्ज़ कहा रऊफ़ हसन साहब ने मुनासिब नहीं है दोहराना उसे। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो भी नहीं दोहराया जा सकता। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बात जो है ये आपस में इनका कंसेंसस ही नहीं है। कभी जनाब वो अमेरिका से आ जाती है ट्वीट, कभी ये लाताल्लुक़ हो जाते हैं। ये जिस नज़रिए पे काम कर रहे हैं वो एंटी स्टेट नज़रिया है। ओह, मैं नहीं कह रहा ये मुल्क तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी स्टेट है, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। गवर्नमेंट की पेट्रोल की कीमतें, फिर मैं कहूँगा नीचे हों ऊपर हों, उस पर आप तनकीद करते रहें, शोर मचाते रहें, इस पे जरा इनसे अब लेकिन नहीं, लेकिन मैं देखिए बार बार ये कहने की ज़रूरत इसलिए होती है कि उन्होंने कहा जी मकबूलियत। बात यह है कि नौजवान नस्ल जो होती है ना मीर साहब, उसे किसने ट्रेन करना है? अब 9 मई के जो वाक़यात हैं उसे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, लेकिन जो आज बच्चे माओ के फैमिलीज़ के आज जो गिरफ्तार हैं उनकी तरबियत किसने की? अगर वाडा साहब के ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो आज भी बहुत मकबूल हैं, तो फिर आपके बकौल इनका नजरिया एंटी स्टेट है, मकबूल तो इसका मतलब है एंटी स्टेट नजरिया बहुत मकबूल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब फितने और इंतशार को फैलाने का नजरिया आप नौजवानों के जहनों में सलाहियत करेंगे, उससे मुल्क को रियासत को नुकसान होता है। जी, अब वो ये कर रहे हैं, इसका जवाब बार बार कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। इमरान खान साहब के सगे भांजे वो एक फौजी पतलून लेके गाड़ी की छत पे चढ़े हुए थे, वो फुटेज देखी होगी इन्होंने। वो क्या कोई गलत फुटेज? उसमें उस बेचारे के वालिद का तो कोई कसूर नहीं है ना सर। मैं बात करूंगा कि इन्होंने कहा जी एंटी स्टेट हैं, कभी वो एंटी स्टेट कहते हैं, कभी ये कहते हैं। बात ये है कि जब रीजन और लॉजिक इनसे खत्म हो जाती है ना, तो फिर ये इसी किस्म की बात ये अपनी आप सर बात करने देना प्लीज, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट। जब रीजन और लॉजिक खत्म हो जाती है तो फिर आप अगले को गाली देते हैं। ये हमारे लिए गाली है कि आप हमें एंटी स्टेट कहें। आप ये देखेंगे इमरान खान वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा सिविलियन अवार्ड जीतने वाला शख्स है, और उनकी खिदमात पूरी दुनिया गवाह है कि इमरान खान से बड़ा पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। अच्छा, आगे आएँ, पूरी तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? हमारे साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई? 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 9 मई के नाम के ऊपर हमारे घर तोड़े गए, हमें दीवार से लगाने की और गद्दार बनाकर जिस तरह से सड़कों पे घसीटा गया और जो कुछ किया गया, ख़वातीन की इज़्ज़तें और पर्दे जो हैं वो पामाल किए गए, उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा। हम आज भी ये कहते हैं कि आप इससे सबक सीखें, सिर्फ और सिर्फ सबक सीखें, अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी सिमत दुरुस्त करें। हम सिर्फ सिमत की बात करें। जब आप इनको सिमत की बात करते हैं तो इनको नजर आता है कि इनकी हुकूमत जो है वो चली जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। चली जाएगी? ये प्रोग्राम है ना सर, मैं बताता हूं, इंटरनेशनल मैं बताता हूं। काली भेड़ें आगे पीछे ऊपर नीचे सब यही तो प्लान है ना। और सर देखें अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना, बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अपोजिशन में हम हैं, मार हमें पड़ रही है, फिर भी हम सब्र से बैठे हुए हैं। हम अपोजिशन है, हम सब्र से बैठे हुए हैं, सारी मार खा रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। एक मिनट, आपने कहा आप अपोजिशन से भी बदतर हालात का शिकार हैं, तो जाहिर सी बात है सर, मैं तो किसी जगह का क्या हुआ आपको? सर क्या जरूरी है, कुछ होना जरूरी है सर, आपने करवाना ही है कुछ सर। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कुछ ना हो। देखिए मीर साहब मेरी बात सुने, देखें इन्होंने कहा हम 96 से हैं, माजरत मैं पंचोता साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, ये अभी फसली बटेरे हैं सारे, अभी पार्टी यार ये तो आप भी थे ना इस पार्टी में, आप भी थे। इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम थे ना इस पार्टी के, हम पैदा हुए, मैं नहीं छोड़ा, मजबूर किया आपको, छोड़ा मुझे तो सच बोलने पे। अच्छा आज आप निकाला गया सेनेटर हैं और किस निकाला गया, बने हैं, निकाला सारी गया। दुनिया जानती है, मेरी बात आप कह रहे हैं मैं पार्टी नहीं छोड़ी। आपके कहने से देखें अपनी पार्टी मेरे लिए तो कोई रेलेवेंस है नहीं, माजरत। आप अभी 96 से अपना क्लेम कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, हमने मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली अपना खून दिया, लहू दिया है। आप लोग कहां से आ गए? ये तो अभी आप वक्ती तौर पे आए हैं, जिस दिन अगर कभी वो बाहर आ गए तो आप लोग नजर भी नहीं आएंगे।
जैसे मुझे मरवत के और साथ सर, हुआ, आपके साथ 9 भी होगा। मई जो है ना, आप आज टेस्ट फोकल केस पर्सन था, है। 9 मई ने बता दिया कि कौन जो है वो फसली बटेरे थे जो उड़ गए। बताएंगे इस पार्टी का, फसली हम इस बटेरे पार्टी उड़ में पैदा चुके हैं 9 हुए मई सर, के हमें बाद। ना बताएं। 9 मई को जो देखिए फसली मीर साहब, बटेरे इस थे पार्टी वो उड़ को गए ना तहरीक मैं इंसाफ से, इतने इस करीब वक्त से वो जानता रह हूं। गए हैं जो ठीक है? नजरिए पे कायम है। जो इस टाइप के जो अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले उनकी तारीफ की। नहीं मैं कायम रहे उस बात पे। जब करता हूं तो मैं पार्टी के अंदर नए एंट्रेंट्स आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप भी बड़े अच्छे आदमी हैं, आप मीर भी साहब, बड़े मेरी अच्छे बात आदमी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।